मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस प्यारी सी क्लास में। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज का पेपर हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे, इसमें गद्यांश के प्रश्न हम नहीं लिए हैं, बाकी जितने प्रश्न है उसको इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन ए है मित्रों कनक, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है हत्या। तो इसमें अनेकार्थी कौन सा नहीं होगा? ये हत्या जो है ये अनेकार्थी नहीं होगा। बाकी कनक का मतलब क्या होता है? सोना होता है, सोना होता है। और क्या होता है? धतूरा होता है, धतूरा होता है। ठीक। और अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अंत ना हो, ये भी अनेकार्थी है। और महावीर का मतलब क्या होता है? हनुमान जी होता है, एक हनुमान। और एक क्या होता है? महाबली, महाबली। ठीक। और हत्या जो है इसका एक ही अर्थ है, केवल हत्या करना या मारना, किसी को मार देना हत्या कहलाता है ना। तो ये अनेकार्थी नहीं होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या कहा, उनके लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है मित्रों आध्यात्मिक, ऑप्शन बी है धार्मिक, ऑप्शन सी है शास्त्रीय, ऑप्शन डी है नैतिक। तो जो नीतियों से संबंध रखते हैं उन्हें नैतिक कहा जाता है, और जो शास्त्रों से संबंध रखते हैं उन्हें शास्त्रीय कहा जाता है। इसी प्रकार जो धर्म से संबंध रखते हैं उन्हें धार्मिक कहा जाएगा, और जो आध्यात्म से संबंध रखेगा उसे आध्यात्मिक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आध्यात्मिक कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? इसमें कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो अवधि, अवधि और अवधि। तो इसमें एक अवधि का मतलब क्या होगा? समय होगा, समय। और एक अवधि क्या है? ये भाषा है। ठीक, भाषा है। तो ये दोनों अलग हो गए ना, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, समरूपी भिन्नार्थक। इसका रूप एक जैसा है ना, समरूपी का मतलब एक जैसा, जैसे समानार्थी बोलने में एक जैसा, जैसे अली अली होता है, बस उसी तरीके से अवधि और अवधि दोनों भिन्नार्थक भी हैं और समरूपी भी हैं। और अनुचर और नौकर, अनुचर का मतलब नौकर होता तो इसका ये समानार्थी है। आदि का मतलब शुरू होता है और अंत इसका विलोम है। और अभिनय जो है और नाटक दोनों ये समानार्थी है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अवधि और अवधि, ये समरूपी भिन्नार्थक है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द पहचानिए। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कैसा शब्द हो जाएगा? उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। तो कारक में ना, नी, ने, का, के की आते हैं। कारक को परसर्ग भी बोला जाता है, एक दूसरे नाम से परसर्ग भी। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग, परसर्ग। ठीक। और सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें कहीं भी आप प्रयोग करेंगे किसी भी वाक्य में, ये अविकारी होते हैं। कैसे होते हैं? अव्यय अविकारी होते हैं। तो ये प्रतिदिन जब आप लिखेंगे, प्रति और दिन, तो ये इसमें प्रति जो है उपसर्ग हो जाएगा और दिन इसका मूल शब्द हो जाएगा। दिन तो जानते हैं ना, दिन, दिवा, दिवस, वासर। तो ऑप्शन ए प्रतिदिन में क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगता है। तो अगर इसको लिखेंगे मिल, मिल प्लस आप, क्या लिखेंगे? मिल प्लस आप, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? मिलाप बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें आप जो है यही प्रत्यय हो जाएगा साथियों। और मिल क्या हो जाएगा? इसका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, मूल शब्द इसका मिल हो जाएगा। मूल शब्द के आगे अगर लगा होता है तो उसे उपसर्ग बोलते हैं, और मूल शब्द के पीछे लगा होता है कोई शब्द तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। ठीक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात मिलकर क्या बनेगा? इसको जोड़ना है। ये जो है इसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। ये संधि विच्छेद करके लिखा गया है और इसको आपको संधि के रूप में लिखाना है।
संधि मतलब मेल या जोड़, तो इसे जोड़कर क्या बनेगा, प्रत्याघात बनेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी मित्रों, इसमें यण संधि होगी। कैसी संधि होगी, इसमें यण संधि होगी। प्रत्याघात में यण संधि होगी। ये इसमें जो छोटी ई है और आ, ये मिलकर क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। ठीक, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है मित्रों, महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ये महोषध शब्द जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस औषध होगा। क्या होगा, महा प्लस औषध। और ये आ, बड़ा आ और प्लस औ मिलकर क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। तो ऐसा किस संधि में होता है साथियों, ये होता है वृद्ध संधि में। किसमें होता है, वृद्ध संधि में ये होता है। तो महोषध किस प्रकार की संधि हो जाएगी मित्रों, ये हो जाएगी वृद्ध संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से थोड़े भटक कर लिखे जाते हैं, और तत्सम होते हैं जो संस्कृत से सीधे की सीधे शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वे तत्सम होते हैं। और जो थोड़ा जैसे देसी भाषा में कोई बोला जाए, या देसी भाषा ही उसको बोलेंगे, जब संस्कृत से थोड़ा भटक कर होता है तो उसे तद्भव बोलते हैं। तो इसमें तद्भव पहचानना है, मतलब देसी भाषा वाला पहचानना है। ऑप्शन ए है पाषाण। तो पाषाण ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पाहन होगा। ठीक, क्या होगा, पाहन होगा। और इसमें तद्भव पहचाना, तो इसमें जो कंगड़ लिखा है इसका तत्सम होगा, इसका तत्सम होगा कंगड़। ठीक, कंकड़, कंकड़ होगा। ये तद्भव लिखा गया है, ये कंगड़ जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, ये होगा कंगड़। और प्यासा जो है ये होगा प्यासा, ये भी एक तत्सम शब्द है। प्यासा भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, प्यासा होगा। और पक्ष जो है इसका तत्भव क्या होगा, ये पक्ष जो है ये तत्सम लिखा गया है, इसका तद्भव क्या होगा, पंख होगा। ठीक, तो इसमें आपको तद्भव बताना था, तो तद्भव कंगड़ हो जाएगा। और पाषाण का तत्सम क्या, तद्भव क्या हो जाएगा, पाहन हो जाएगा। प्यासा का तद्भव प्यासा हो जाएगा, और पक्ष का तद्भव पंख हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए है आज मैं यहीं रहूंगा, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। ऑप्शन सी है क्या तुम कॉलेज जाते हो। ऑप्शन डी है अभी तक पत्र नहीं मिला। तो अगर सज्जन लिखा है तो इसमें लोग लिखने की क्या आवश्यकता थी। सज्जन तो ऐसे ही बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं ना, कि सज्जन लोग लिखने की, ऐसे देखिए आम बोलचाल की भाषा अलग होती है, और जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो इसमें शुद्धता देखी जाती है। नहीं तो आप बोले मेरे को दिल्ली जाना है कल, तो ये सही नहीं होता, मुझे जाना है। और जैसे इसमें सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, तो इसमें लोग की कोई आवश्यकता नहीं थी, सज्जन हम बहुवचन के लिए प्रयोग ही करते हैं। ठीक, तो इसमें अशुद्ध यही हो जाएगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं ये नहीं रहेगा, सज्जन भला ही सोचते हैं ऐसा होगा, तो ये शुद्ध होगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, मुझे आज खाने की मन नहीं होती है। मुझे आज खाने की मन नहीं होती है, इस वाक्य को में अशुद्ध अंश स्पष्ट करना है। इसमें कौन सा पार्ट या कौन सा अंश इसमें अशुद्ध है। तो ऑप्शन ए है मित्रों मुझे, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है खाने का, ऑप्शन डी है मन नहीं होती है। तो मान लीजिए आप अगर इसको खाने का लगा देंगे, खाने का मन नहीं होता है ना, तब भी इस वाक्य में, इस डी में कुछ ना कुछ अशुद्धि रहेगी। तो मुझे आज खाने की मन नहीं होती, इसमें कौन सा पार्ट में अशुद्धि है, इसमें मन नहीं होती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है कोई प्रकार नहीं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन कौन से होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, कर्त होता है एक होता है भाव, और एक होता है कर्म होता है। क्या होता है, कर्म। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं।
सॉरी, मुझे थोड़ा खांसी है, जुकाम है तो ठीक। वाच्य कितने प्रकार के होंगे साथियों? 3 प्रकार के होंगे। एक होगा कर्तवाच्य और एक होगा भाववाच्य और तीसरा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। ठीक। जब कर्ता की प्रधानता होती है उस वहां कर्तवाच्य होता है, और जहां पर नहीं या भाव की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है, और जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्मवाच्य होता है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। जब आप कोई सेंटेंस या कोई वाक्य लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं, आपके बोलने की गति कम होती है या वहां पर आप समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक। और पूर्ण विराम हिंदी में इस प्रकार का होता है, एक बिंदी लिखा जाता है हिंदी में, नहीं हिंदी में ऐसा होता है, और इंग्लिश में एक बिंदी रखा जाता है। ठीक। और अल्प विराम हिंदी और इंग्लिश में दोनों बराबर होता है। और विवरण चिन्ह जो होता है ये ऐसे होता है, और उप विराम जो विसर्ग होता है इसी को उप विराम कहते हैं। ठीक। जो विसर्ग चिन्ह होता है इसी को विसर्ग या उप विराम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित वाक्य का मुहावरा स्पष्ट कीजिए। मुहावरे वे होते हैं जिन्हें हम मुक्त रूप से नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ही इनका कोई अर्थ स्पष्ट होता है, और लोकोक्तियां जो होती हैं उन्हें आप मुक्त रूप में कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। तो मुहावरे का अर्थ ये होगा, तो इसमें क्या है, इसमें रेखांकित सब पंक्तियां क्या है? लोहे के चने चबाकर। तो इसमें लोहे के चने चबाकर मतलब क्या होगा? ऑप्शन ए है बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन बी है स्पष्ट बात करना, ऑप्शन सी है बहुत ही विश्वास रखना, ऑप्शन डी है बहुत ही आशा करना। तो लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई झेलना। तो इसका मतलब अगर ये सीधे सीधे लिख दिया होता कि माता पिता बहुत कठिनाई झेल कर बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी सही रहता, और मुहावरे का प्रयोग कर दिया तो भी सही है। ठीक। तो लोहे के चने चबाने का मतलब क्या होगा? बहुत कठिनाई झेलना। अगला प्रश्न है मित्रों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये लोकोक्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बहुत फेमस लोकोक्ति है और बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसमें ऑप्शनों में कभी कभी भटकपन हो जाता है, तो इसको देखिए। ऑप्शन ए है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन बी है दोनों बराबर होना, ऑप्शन सी है किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, और ऑप्शन डी है गुण की, मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ये गुण है, गुण नहीं है। ये कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली ये तुलना की बात है, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना होगी इसमें। ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होता है। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ चा वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा साथियों? इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। अच्छा, अनुप्रास के कई भेद है, 6 का अनुप्रास है, वृत्तीय अनुप्रास है, तो हम कभी डिटेल क्लास लेंगे अगर तो आपको सही से बताएंगे, और उम्मीद करते हैं आपको आता होगा ये सब। ठीक। क्योंकि बहुत प्राइमरी लेवल की चीजें हैं ये। ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और श्लेष का मतलब होता है जब एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ये होता है चिपका होना। ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। एक पहचान दिया गया, इसमें पहचानना है कि एक मात्रिक सम छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो प्रत्येक चरण में जब 16 मात्राएं होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसे चौपाई कहा जाता है साथियों। और दोहे के प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 13। पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक। 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। और रोले में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। रोले के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोरठा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद।
ठीक। और ये चौपाई और रोला जो है ये सममात्रिक छंद है। कैसे है? सममात्रिक छंद है। जैसा कि ऊपर इसका पहचान दिया गया है, लेकिन आपको हम रोला भी बता दे रहे हैं, सममात्रिक छंद। अगर इसमें लिखा पढ़ा कुछ सही से ना दिखे तो हम बोल भी इसीलिए देते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिया करिए। क्या है? चौपाई में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये एक सममात्रिक छंद है। रोला भी एक सममात्रिक छंद है। रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और दोहे के पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा और सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। तो इसमें आजीवन पर रेखांकित किया गया है, तो आजीवन में कैसा समास होगा मित्रों? जब हम आपको बताएं यथा भर आ, जब ये सब आ जाए तो इसमें कौन सा समास होगा? ये अव्ययी भाव समास होगा। कैसा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। और जब कारक चिन्ह या कारक या प्रसर्ग आ जाए तो उसमें तत्पुरुष होगा। ठीक। और जब गिनती आ जाए तो द्विगु समास होगा। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, करुण रस का अस्थाई भाव होगा। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। जब आप शोक से विलीन होते हैं तो आप करुण रस का, वहां पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक। और विस्मय किसमें होता है? जब आश्चर्य होते हैं आप तो अद्भुत रस होता है। वहां पर कैसा रस होता है? अद्भुत। अद्भुत। अद्भुत रस। ठीक। और उत्साह कब होता है? वीर रस में होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह। ठीक। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? इसमें करुण रस का शोक हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मित्रों वर्णमाला, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अक्षर, ऑप्शन डी है क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं? जब धातु, जैसे कोई धातु अब आप लिखे लिख, ठीक, एक धातु है लिख, और लिख धातु में अगर आप ना लगा दे, ठीक, या ना पे आका मात्रा लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? लिखना हो जाएगा। जैसे ये लिखना बना वैसे ही यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया हो गई। जब धातु में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे वहां क्या उत्पन्न होती है? तो उसे क्या बनता है? क्रिया। जब धातु में कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहां क्रिया की उत्पत्ति होती है। ठीक। और सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और वर्णों के समुदाय को, वर्ण मतलब अक्षरों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। इसमें आपको स्त्रीलिंग पहचानना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपको अच्छा, अच्छी, ठीक, ये सब पहचान बताए हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा होगा? संसार किस प्रकार का होगा? ये पुल्लिंग होगा। गौरव भी पुल्लिंग होगा। और समुदाय, समुदाय अच्छा, अच्छी लगा के अगर आप सोचेंगे तो ये भी पुल्लिंग होगा। इसमें अश्वनी जो लिखा गया है ये स्त्रीलिंग हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें ये बहुवचन बना के दिया है तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं। तो बेटी का बहुवचन क्या होगा? बेटियां होगा। और दिव्या का बहुवचन क्या होगा? ये होगा। इसमें ये जोड़ा बिल्कुल सही नहीं है, इसे ही सही होगा। श्रोता का श्रोतागण होता है, वधु का वधुएं होता है। और ये डिबिया का क्या होगा? डिबिया। डिबिया ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। ये डिबिया का सही जो है बहुवचन डिबिया होगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो संबंध कारक क्या बताए हैं? का, के, की, रा, री, रे। ठीक। ये सब जब वाक्य में आ जाए तो वहां पर आपको संबंध कारक मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है राम खाना खाता है, इसमें कोई कारक है? नहीं है। ऑप्शन बी है राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है, तो आपको अभी क्या बताए? का, के, की, रा, री, रे। तो संबंध इसमें हो जाएगा राधा का कुत्ता। किसका कुत्ता? राधा कुत्ता। अच्छा, संबंध में जब आप प्रश्न पूछेंगे किसका, किसकी, तो आपको उत्तर मिलेगा। ठीक। कि जैसे इसमें पूछेंगे किसका कुत्ता, तो राधा का कुत्ता। तो ये संबंध आपको मिल गया। ठीक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ये ऐतिहासिक लिखा गया है।
इसमें विशेषण पहचानना है। तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक, ऑप्शन बी है उपासना, ऑप्शन सी है आश्वासन, ऑप्शन डी है अपेक्षा। तो अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित। क्या होगा? अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित होगा। और आश्वासन का क्या होगा? आश्वासित। आश्वासन एक संज्ञा है, इससे क्या विशेषण बनेगा? आश्वासित बनेगा। और उपासना से क्या बनेगा? उपासक बनेगा। ठीक, उपासक। उपासना से क्या बनेगा? उपासक बनेगा। और ये ऐतिहासिक जो है ये इतिहास से बना है। इतिहास एक संज्ञा शब्द है, इससे क्या विशेषण बना है? ऐतिहासिक। तो इसमें आपको विशेषण बताना है ना, तो ऐतिहासिक जो है यही विशेषण है। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? अच्छा, प्रेरणार्थक क्या होता है? जब प्रेरणा मतलब आप कोई चीज किसी से करवाते हैं या खुद करते हैं या करने की प्रेरणा देते हैं, यही प्रेरणार्थक होता है। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दो होते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है? प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक वह होता है जब आप किसी काम को करने की प्रेरणा देते हैं। और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है जब आप किसी काम को किसी से करवाते हैं। जैसे इसमें जागना का मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्या होगा? जगाना होगा। इसमें आपने प्रेरणा दी है जगाने के लिए। और इसका द्वितीय क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होगा? जगवाना होगा। ठीक, तो क्लियर हो गया ना आपको? प्रेरणार्थक क्रिया कितने? दो होते हैं, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। इसमें पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। ऑप्शन ए, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन बी है, वह घूमने जा रही है। तो जब जा रही है तो मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, ये अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। वह पढ़ रहा था, ये भी कार्य जारी था। मैं बाहर जाऊंगी, ये भी जो है कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, भविष्य में होगा। तो इसमें क्या है? पूर्ण वर्तमान पूछा है। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, ये पूरा काम जो है पूरा भी है और वर्तमान में भी है। अगला प्रश्न है साथियों, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था, ये किस प्रकार का काल है? ऑप्शन ए है अपूर्ण भूत, ऑप्शन बी है पूर्ण भूत, ऑप्शन सी है सामान्य भूत, ऑप्शन डी है आसन्न भूत। तो आसन्न भूत क्या होता है? जो अभी अभी होने वाला हो या हो गया हो। ठीक, सुरेश गीत गा रहा था तो क्या होगा? ये पूर्ण भूत हो, अपूर्ण भूत होगा। कार्य अभी चल रहा था ना, सुरेश गीत गा रहा था, तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, पक्षी दाना चुग रहा है। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित का पर्यायवाची बताना है। रेखांकित का पर्यायवाची बताना है। तो ये इसमें रेखांकित क्या है? पक्षी। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? खग, विहग, खेचर, नभचर, अंडज। तो इसमें अंडज भी है, खग भी है और नभचर भी है। ये पंकज जो है, पंकज, जलज, जलज, सरोज, सरोज, नीरज, ये सब किसके हैं? ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? कमल के। ठीक, तो इसमें पक्षी का पर्यायवाची अंडज, खग, नभचर, खेचर ये सब होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंकज। अगला प्रश्न है मित्रों, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए और करनी भी चाहिए, सही भी बात है। अगर आपको कभी ऐसा अवसर मिले, कोई अनाथ हो और आप उसके योग्य हो, तो आप जरूर उसकी मदद करिएगा। ठीक, तो इसमें अनाथ का क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो अनाथ का विलोम क्या होगा साथियों? अनाथ का सनाथ होता है। अनाथ मतलब जिसके माता पिता ना हो, कोई ना हो, और सनाथ का मतलब जिसके हो, घर परिवार हो, माता पिता हो। और अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा। ठीक, और जिसका कोई ना हो, यही अनाथ का ये अर्थ होता है। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब आप लिखेंगे तो अनाथ लिखा रहेगा, उसका मतलब जिसका कोई ना हो। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताइए। देवदास उपन्यास पे 3 बार फिल्म बन चुकी है और इसके उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है शरत चंद्र, ऑप्शन सी है धर्मवीर, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ल। तो देवदास को किसने लिखा था?
ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, दोनों कहते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? इन कवियों में से किस कवि को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है साथियों जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो गांधी जी ने इनको मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तो साथियों प्रश्न हमारे इतने ही रहते हैं और इस पेपर में इतने ही प्रश्न पूछे गए थे, बाकी जो थे गद्यांश के थे, तो उसको हम गद्यांश ढेर सारा पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है, उसको आप कर भी लेते हैं। तो यही क्वेश्चन हम करवाए हैं। ठीक, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मित्रों, साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।